नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, खम्मा गणित दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर जो हमारी 9th क्लास के एनसीईआरटी का है, वो है जनसंख्या। और देखो मैंने आपको बोला था कि 17-18 दिन में हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मैंने बोला था 9-10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, बट क्या है ना कि लेक्चर्स छोटे होते हैं, 15-20 मिनट के ही होते हैं, इसलिए 9-10 में कंप्लीट नहीं भी हुई और अपनी अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर भी नहीं हुई है, तो आराम से चलेंगे। ठीक है, कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जहाँ जितना समझा सकूँ उतना समझा दूँ। बाकी जैसे जलवायु वाले चैप्टर में आप सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम फ्लो चार्ट के द्वारा समझाओ या थोड़ा और डिटेल में समझाओ, अभी आप चिंता मत करो। अभी हमने बेसिक शुरुआत करी है, 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अभी 10th में भी आएंगी ये सारी चीज़ें, 11th में भी आएंगी, 12th में भी आएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हम उस लेवल से पढ़ रहे हैं जैसे हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब जलवायु विज्ञान स्पेशली पढ़ेंगे, तो उनमें ये सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो आप चिंता मत करो, अभी बेसिक चीज़ें समझो, क्योंकि आगे चल के अपन को यही सारी चीज़ें पढ़नी है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और बाकी शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि भारत की जनसंख्या कितनी है। अभी 2011 में भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, या यूँ बोले 12,106 लाख, 12,106 लाख। ठीक है, और जो विश्व की जनसंख्या की कितनी परसेंट थी, 17.5% थी, या फिर 121 करोड़ लोग रहते हैं, जो कितने घनत्व पे 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर पे। और यह जो क्षेत्रफल है, यह विश्व का कितना है, मात्र इंडिया 2.4% क्षेत्रफल रखता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, राज्य है हमारा यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा राज्य अगर हम बात करें तो कौन था, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश था वैसे तो सबसे कम जनसंख्या वाला, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा 5 सघन जनसंख्या वाले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल और आंध्रा थे। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पढ़ा था राजस्थान सबसे बड़ा है, और इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ा था कि राजस्थान में आबादी हमारे देश की पूरी कितनी रहती है, 5.5%। अब घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो अगर विश्व में बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है, और भारत में बात करें तो भारत में पहले तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता था, वो पाया जाता है बिहार में, 11,002 व्यक्ति। और अगर केंद्र शासित प्रदेश इसमें मिला ले तो दिल्ली में आएगा, ये 9,900 कुछ पाया जाता है दिल्ली में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है अरुणाचल में। और तो मैंने जनसंख्या आपको गलत बता दी ना, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम। उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा रखता है, जबकि दूसरी ओर हिमालयी राज्य सिक्किम में 6 लाख, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला तो सिक्किम है, और सबसे कम घनत्व वाला कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सब अपन ने पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने जनसंख्या की निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि पड़ी थी। सापेक्ष वृद्धि तो ये है कि पिछले साल मतलब 2010 की जनगणना में कितने लोग थे और 2011 की जनगणना में कितने लोग थे, वो डायरेक्टली माइनस कर दो। ठीक है, वो तो हो गई निरपेक्ष वृद्धि। और सापेक्ष वृद्धि थी कि क्या करना है, हमको इसका प्रतिशत निकालना है, वो थी सापेक्ष वृद्धि। ठीक है, तो हमने देखा कि 1981 तक तो हमारी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद में हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी कम हो गई है। हालांकि अभी भी हमारी जनसंख्या का जो वृद्धि प्रतिशत है वो मतलब वृद्धि में ही है, लेकिन पहले के मुकाबले हमारी जनसंख्या बढ़ना क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। ये हमने पढ़ लिया था। अब जनसंख्या वृद्धि के परिवर्तन की प्रक्रिया हमको पढ़नी है। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं हम। तो आज का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। आई होप दोस्तों आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। एक बार नोट्स बना लोगे यार, थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे ना, तो फिर क्या आपको कभी भी एनसीईआरटी वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में आप कमेंट करके नीचे बताना कि कौन कौन नोट्स बना रहा है अभी तक, है ना, फिर कभी भी आपको एनसीईआरटी। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैडम नेट की तैयारी के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, और कुछ लोगों के कमेंट थे आरएएस की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल आरएएस और नेट किसी भी चीज़ की बेसिक जो ज्योग्राफी है 9 से 12 तक की ज्योग्राफी के अलावा कहीं से आएगी ही नहीं।
और शायद इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं होगी जिसमें जीके के नाम पे ज्योग्राफी नहीं आती, और जीके के नाम पे 3 ही तो चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं, एक तो पॉलिटी, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। इनमें भी सबसे ज़्यादा पार्ट ज्योग्राफी का रहता है। तो यार आरएएस के लिए ऑब्वियसली बात है, कितने भी आरएएस का इंटरव्यू देख लो, आप आईएएस का इंटरव्यू देख लो, सब कहते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, एनसीईआरटी से करी थी। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देख लेना, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो आप बहुत आसान, मतलब बहुत ही अच्छे से आप अपनी ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं, और बिना किसी कोचिंग की मदद के तैयार कर सकते हैं। बस मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 3 तरह से परिवर्तन होता है जनसंख्या में, या तो लोग जन्म ले लें, या लोग मर जाएं, या फिर प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। प्राकृतिक वृद्धि तो क्या होगी कि भाई कितनों ने जन्म लिया और कितने लोग मर गए, यह तो नेचुरल हो गया। तो प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म लेने वालों में से मृत्यु होने वाले लोग घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर आएगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर निकालते कैसे हैं कि 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, है ना, और जीवित बच्चों ने, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार मरे हुए पैदा हो जाते हैं या फिर 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, वो भी शिशु मृत्यु दर, मतलब वो तो चलो शिशु मृत्यु दर होएगी, लेकिन जन्म के समय वह बच्चा जीवित होना चाहिए, वही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। अब याद रखना दोस्तों, जन्म दर कितने पे निकाल रहे हैं हम, 1000 पे निकाल रहे हैं, और हम हम जो थे घनत्व, घनत्व भी प्रति 1000 पे निकाल रहे थे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भी अपन प्रति 1000 पे निकालेंगे। एक चीज़ होगी जो हम लाख पे निकालेंगे, इसलिए मैं आपको ये नोटिस करवा रही हूँ। तो जन्म दर होता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहता है। यह हमेशा यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, तथा भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक ही रही है हमेशा, क्योंकि कम कभी हुई ही नहीं। हमारी जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, जैसे हम एक वर्ष पे प्रति 1000 पे जन्म लेने वालों की संख्या पढ़ रहे थे, वैसे ही हम मरने वालों की संख्या पढ़ेंगे, और जो मरने वालों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। जैसे जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी तो हमने बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया, और इससे हमारे देश में मृत्यु दर बहुत कम हो गई, और मृत्यु दर कम होने से हमारी जनसंख्या बढ़ना तो हमने रोका नहीं, मृत्यु दर हमने घटा दी, जिससे भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1980 तक उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया, और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। और इस प्रकार के चलन का क्या कारण है, 80 से पहले दोस्तों हमने जन्म मृत्यु दर को नियंत्रण करना तो सीख लिया, देश आज़ाद हो गया, देश ने हॉस्पिटल्स बना लिए, हमने टीके लगाने शुरू कर दिए बीमारियों के, तो हमने मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया। लेकिन हमारे इतने समझाने के बाद में भी हमारे देश में जनसंख्या, मतलब जन्म दर है वो कंट्रोल नहीं हुई, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे। तो लेकिन 1980s के बाद में इंदिरा गांधी जी ने कई तरह के प्रयास किए, और आपको पता है 1974 से 76, और उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था, तो मतलब ज़बरदस्ती जबरन नसबंदी भी करवाई गई थी बहुत सारे लोगों की। तो और फिर बहुत सारी जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम आई, जनसंख्या नीति आई, ये सब आने से फिर धीरे धीरे 1980 के बाद की जो जनगणना हुई है 1991 में, उसमें हमारी जो जन्म दर है उसमें हमें कंट्रोल दिखा, और उसके बाद में हमने जन्म दर को घटाना शुरू कर दिया। तो हमने जन्म दर और मृत्यु दर पढ़ लिया। अब जनसंख्या वृद्धि का तीसरा जो घटक है वह प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। तो प्रवास क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना ही क्या होता है, प्रवास, मतलब यहाँ से प्रवास कर गए वो लोग। प्रवास आंतरिक मतलब देश के भीतर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी हो सकता है। मतलब हम अपने ही, जैसे राजस्थान से गुजरात चले जाएं, पंजाब चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, वो तो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रवास। लेकिन हम राजस्थान से अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की मुख्य भूमिका रहती है।
तो जो हमारा आंतरिक प्रवास है वह हमारी जनसंख्या में परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि भाई हम राजस्थान से निकल कर गुजरात चले गए तो देश की जनसंख्या तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन ये राज्यों की जनसंख्या का जो पैटर्न है वो चेंज कर देता है कि हो सकता है राजस्थान से लोग निकल के गुजरात में चले गए, गुजरात की बढ़ा देंगे, राजस्थान की जनसंख्या कम हो जाएगी। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण मतलब पुश फैक्टर का कारक प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती है, तथा नगर क्षेत्रों में अभिकर्षण मतलब कि पुल फैक्टर रोजगार और रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो भारत में जो ज़्यादातर प्रवास होता है दोस्तों वह गाँवों से शहरों की ओर होता है, क्योंकि गाँव में पुश फैक्टर, पुश मतलब धक्का देने वाले जो फैक्टर हैं, जिसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अपकर्षण बोले जाते हैं ना। अपकर्षण को यूं याद रखेगा, अप मतलब अपमान, और अपमान जब होगा तब हम क्या करेंगे, उस जगह को छोड़कर जाएंगे। तो कौन से अपकर्षण कारक हैं गाँव में कि भाई जो गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, रोजगार नहीं होता है ना, चिकित्सा भी नहीं होती है, शिक्षा भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ये सारे हमारे अपकर्षित कारक पाए जाएंगे। और नगर क्षेत्रों में पुल फैक्टर मतलब पुल मतलब होता है खींचना, तो पुल फैक्टर मतलब अभिकर्षण, अभिवादन कोई करता है हमारा तो हम क्या जाएंगे, उसके पास में जाएंगे। तो अभिकर्षण कारक प्रभावी रहते हैं, जैसे कि ज़्यादा रोजगार होता है ना, अच्छे जीवन स्तर हम देखते हैं कि शहरों में हमारे बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना है, हाई एजुकेशन दिलानी है, या फिर हमें डॉक्टर्स की अच्छी फैसिलिटी चाहिए, बिजली पानी की अच्छी सुविधा चाहिए, तो हम किधर जाएंगे, हम शहरों में जाएंगे। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक और शहरी क्षेत्रों में अभिकर्षण कारक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 से कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, तो जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। और एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 से कितनी हो गई है, 53 हो गई है। मतलब मिलियन सिटीज़ की जो संख्या है वो 35, पहले मिलियन सिटी 10 लाख की जनसंख्या वाले 35 नगर थे, लेकिन अब कितने हो गए, 53। ये कह रहा है कि प्रवास हमारी जनसंख्या को ही नहीं, आयु वर्ग को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ज़्यादातर आप एक चीज़ नोटिस करना, ज़्यादातर लोग हैं ना, जो यंग एज के जो लोग हैं 15 से 59 वर्ष के आयु वाले जो लोग हैं वही प्रवास करेंगे, है ना, क्योंकि रोजगार का जो घर चलाने का दायित्व है वो इन्हीं पर होता है। तो आयु और लिंग को भी प्रभावित करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रवास हमने किया है। पहले हमारी 17% कुछ जनसंख्या शहरों में रहती थी, अब हमारी 31% जनसंख्या शहरों में रहने लगी है। और जो मिलियन सिटी 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले शहर हैं वो पहले 35 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 53 हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं आयु संरचना। किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताती है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या और प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये कह रहा है कि आयु भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करती है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु ही उसकी इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता, ये सारे की यंग एज रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनकी ज़्यादा इच्छा होंगी, ज़्यादा खरीदारी की इच्छा होगी, काम करने की भी उनकी ज़्यादा क्षमता होगी, जबकि एक वृद्धावस्था आने के बाद में हम इतना काम नहीं कर सकते हैं। तो आयु के आधार पर सामान्यतः आबादी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बच्चे, 15 वर्ष से कम के जो हैं वो बच्चों में शामिल किए जाते हैं। आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चे उत्पादनशील नहीं होते, मतलब बच्चे कुछ कमाते नहीं हैं, बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और इनके लिए हमें बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज़ इनको हमें देनी पड़ेंगे। वयस्क 15 से 59 वर्ष वाले वयस्क में आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादन और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, और यही हमारा कार्यशील वर्ग है। तो हमारी जो कार्यशील वर्ग जनसंख्या होती है वह है वयस्क, और वह 15 से 59 वर्ग वाली है। ये कमाने वाले भी यही है, घर चलाने वाले भी यही हैं, और प्रजननशील जनसंख्या जो होती है वो भी हमारी यही होती है। वृद्ध हमारे 59 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं
वो हमारे वृद्ध कहलाते हैं और ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं और स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। कुछ लोग जैसे रिटायरमेंट के बाद में भी काम करते हैं तो वैसा वाला काम कर सकते हैं, या घर पे गार्डनिंग कर ली, ये सब कर लिया, वो कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ये काम में संलग्न नहीं होते। तो हमारे देश में अगर देखो, ये भारत की संरचना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और सॉरी 34%, दूसरे नंबर पे बच्चे हैं, पहले पे सबसे ज़्यादा वयस्क जनसंख्या वाला देश है भारत। तो अगर हमारी आबादी को हम उत्पादक कार्यों के लिए यूज़ करें तो भारत बहुत मतलब फ़ायदा हो सकता है हमारी आबादी का। और वयस्क लोग अभी हमारी आबादी में कम है, लेकिन आने वाले अगले 20 सालों में ये जो वयस्क लोग हैं ये सभी क्या बनने वाले हैं, वृद्ध बनने वाले हैं। और आने वाले समय में हमारी जनसंख्या में वृद्ध लोगों का परसेंटेज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो बच्चों तथा वृद्धों की प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करती है, जबकि क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते और भारत की जनसंख्या इन तीन समूहों के अनुपात को 6.5 में दिखाया गया है। तो दोनों क्या कहलाएंगे दोस्तों, आश्रित जनसंख्या कहलाएंगे, बच्चे भी और वृद्ध भी। जो किस पे आश्रित रहते हैं, 15 से 59 वर्ष की आयु वाले लोगों पे आश्रित रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग अनुपात, है ना, कि स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है हमारी जनसंख्या में। तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है वह लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी अंडरलाइन कर लेना और मतलब लिख लेना कि लिंगानुपात होता क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। पुरुषों पे काउंट करते हैं, 1000 पुरुष हैं तो उन पे महिलाएं कितनी हैं, वह लिंगानुपात कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंगानुपात बढ़ेगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, मान लो पहले 925 थी तो अब 928 हो गई है, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। लिंगानुपात के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अच्छा हो रहा है कि महिलाएं बराबरी पे आ रही है। लेकिन लिंगानुपात के कम होने का मतलब खराब हुआ कि पहले 900 महिलाएं थी अब 800 ही रह गई, तो लिंगानुपात कम हो गया ना। मतलब पहले 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं थी, अब 800 ही रह गई। मतलब पहले 100 लोग कवारे रहने थे, अब 200 लोग कवारे रहेंगे, है ना। इस तरह से कई बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब क्लास में बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैडम बढ़ना अच्छा है कि घटना अच्छा है नहीं समझ आता है ना, तो पहले ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह जानकारी किसी दिए गए समय समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। 1951 से 2011 के लिंगानुपात को हमारे यहाँ पे दिखाया गया है। 1951 में भारत का लिंगानुपात 946 था। कितना था, 946 था, है ना। और अब वर्तमान में देखो फिर 941 घटता गया, फिर 930, 934, 929, फिर 2001 में हमने बहुत कोशिशें की और बेटियों को मारना कम किया, तब हमारा बढ़ा 933 और वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है। और उम्मीद है कि इस बार की जो जनगणना आएगी 2021 वाली, उसमें भी लिंगानुपात बढ़कर आएगा। तो 946 पे हम थे तो हमने कम करना स्टार्ट कर दिया, बेटियों को और ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर से हमें 2001 से सद्बुद्धि आई और हमने फिर से बेटियों को बचाना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। अगर प्लस में हम देखें तो बहुत कम हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1000 पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो इनमें एक केरल है जहाँ पे 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, 1084। पुदुचेरी में 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 1038 हैं, जबकि दिल्ली में 1000 पे 866 और हरियाणा में केवल 877 है। तो आप देख सकते हो, अगर हमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पाई जाती हैं तो हम कहेंगे केरल में। कई बार हमसे आरएस में शायद ये भी पूछा गया कितनी है 1000 पे, तो 1084 है। पुदुचेरी में 1000 पे 1038 है अगर केंद्र शासितों में पूछा जाए। और जबकि हमारे केंद्र शासित सारे मिला के पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में पाया जाता है अपना 877, सिर्फ राज्यों की बात करें। और राज्य और केंद्र शासित मिला के पूछा जाए तो दिल्ली में पाया जाता है कितना, 866 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है
और शोध और विकास के कार्य को कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में भी एक गंभीर बाधा होती है, मतलब जितने कम लोग साक्षर होंगे आर्थिक प्रगति भी उतनी ही कम होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा गया है। हमारे देश में साक्षरता की बहुत ही गलत परिभाषा दी गई है, वही बहुत ही गलत, और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग भी देश में साक्षर लोग बहुत कम है। हमारे देश में कहा गया है कि 7 वर्ष से ऊपर का वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख समझ सकता है, मतलब अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, मतलब पढ़ सकता है, कोई भी भाषा को लिख सकता है और समझ सकता है, वही साक्षर है। मतलब बहुत ज़्यादा गुण नहीं होने चाहिए, एक नॉर्मल सी, जैसे हिंदी हमने थोड़ी बहुत पढ़ना सीख ली, क ख ग सीख लिए, तो हिंदी को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, बस वही क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। भारत में साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर जो कुल स्त्रियों और पुरुषों की मिला के देखें तो 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हम सोचते हैं कि लड़का ही हमारे जीवन, मतलब हमारी पीढ़ी को बचाने वाला है, तो यही हमें घर का खर्चा या फिर जो है हमें बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए हम लड़कों की शिक्षा पर ही जोर देते हैं। लेकिन वर्तमान में लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और उम्मीद है कि 2021 की जनगणना में ये आंकड़ा बड़ा बढ़कर आएगा। और हमारे शेखावाटी की बात करें तो हमारा शेखावाटी तो शिक्षा में बड़ा आगे है, हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ लड़के और लड़कियों में, कभी भी नहीं। मतलब कभी पापा ने ऐसा नहीं बोला कि बेटा तुझे ये वाली कोचिंग नहीं दिलाऊं या फिर यहाँ पे तुझे यहाँ बाहर नहीं भेजूंगा, या ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे शेखावाटी में बड़ा अच्छा माहौल है। हमारे मतलब मम्मी और भी पढ़ी लिखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ठीक ठाक मतलब जागरूकता है शेखावाटी में शिक्षा को लेकर। तो धीरे धीरे कि ऐसा सोचा जाता है कि जैसे जैसे मतलब दंपत्ति पढ़ा लिखा होगा, मतलब माँ बाप अगर पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों की शिक्षा को वो इतना ही महत्व समझेंगे, है ना। और वो लड़की हो या लड़का, दोनों की शिक्षा ज़रूरी है। हम किसी भी घर में रहें अपने, या फिर ऐसा होता है लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है, बट शिक्षा यार ज़रूरी है। उस घर में उसके साथ क्या हो सकता है, मतलब कई बार अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या फिर कई बार हस्बैंड अच्छा नहीं निकलता है, या फिर उसका रोज़गार ख़त्म हो जाए जाने के बाद में, या फिर पहले से ही रोज़गार नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में अगर वुमन कैपेबल है, पढ़ी लिखी है, तो कम से कम सहारा बन सकती है खुद का भी, अपने बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का भी, सास ससुर का भी, तो हर चीज़ के लिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ससुराल में कुछ गलत हो जाए तो वही निर्णय ले सकती है कि मैं इस जगह को छोड़ कर जा सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उसके पास में रोज़गार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वह मतलब अत्याचार सहन करती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब वही दहेज के रूप में मार दिया जाता है या फिर सुसाइड कर लिया जाता है ना। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे पास में लड़ने के लिए भी हमें पता होगा कि ये चीज़ हमारे साथ में गलत हो रही है, उसके लिए भी हम सही निर्णय ले सकेंगे। और अगर परिस्थितियां नहीं अनुकूल बन रही हैं तो हम इतना सोच सकते हैं कि यार ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं चल रही है तो हम डाइवोर्स दे सकते हैं और हम एक अकेले भी अच्छी ज़िंदगी चला सकते हैं, बिकॉज़ मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं रोज़गार करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला सकती हूँ, है ना। इसलिए शिक्षा बड़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा भाषण हो गया बीच में, लेकिन होना चाहिए, महिलाओं के मुद्दे पे तो होना ही चाहिए। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास और का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार एक जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं और व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो कह रहा है कि देश में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं और अलग अलग व्यवसाय होते हैं, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। पता नहीं कितनी बार मैं क्लासों में ये समझा चुकी हूँ। 10th में भी आएगा प्राथमिक द्वितीयक, 11th में भी आएगा प्राथमिक द्वितीयक और 12th में भी आएगा प्राथमिक द्वितीयक। तो प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन आदि क्रियाएं शामिल होती है। जैसे जो हम आदिकाल में करते थे ना, जब हमने अपना डेवलपमेंट शुरू किया था, मतलब पशु से इंसान बने थे हम, तो हमने खेती करना, पशुपालन करना, वृक्षारोपण, मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीयक व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसायों को ही हम चेंज करके उनसे हम नई नई चीज़ें बनाने लग जाए, जैसे कि उत्पादन करने वाले क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन, निर्माण कार्य आते हैं। जैसे हमने टमाटर
उगाया प्राथमिक व्यवसाय में, फिर टमाटर से हमने सॉस बनाने की फैक्ट्री लगा ली, उसका विनिर्माण कर दिया। हमने गेहूं उगाया प्राथमिक में और गेहूं से ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगा ली, यह क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। और तृतीयक में हमारे जैसे लोग आपके सामने आते हैं जो सेवाएं देते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, इसके अलावा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम द्वितीयक में आएगा। संचार, है ना, कम्युनिकेशन सब आएगा। प्रशासन, है ना, अधिकारी जो सब होते हैं वो किस में आएंगे, तृतीय क्रियाकलापों में आएंगे। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलाप करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देश में आपको भी पता है द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा कंट्री डेवलप होगा उतना ज़्यादा हम सेकेंडरी और थर्ड वाले जो क्रियाकलाप हैं उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमें समझ है, तो ही हम एक बिजनेस कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और अगर हमने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग इन सब की डिग्री ली है ना, हम कोई अधिकारी बनना चाहते हैं तो हम पढ़ लिख के ही बनेंगे। जब हमारा कंट्री डेवलप होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी और थर्ड वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ये सेक्टर हमारे ज़्यादा होंगे। विकसित देशों में आप देखते हो कि कृषि, पशुपालन ये सब थोड़ा कम होता है और इन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग लगे होते हैं। जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात ज़्यादा होता है। भारत की आज भी 74% या 75% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि करती है। तो भारत अभी क्योंकि विकासशील देश है, हम सेकेंडरी और थर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, अभी हम विकासशील देश हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। कितना भाग कृषि कार्य करता है अपना? 64% भाग अपना कृषि कार्य करता है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का अनुपात 13 और 20% है। तो द्वितीयक क्षेत्र में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 13%। और तृतीयक सेक्टर में अपने ज़्यादा हैं, अपने विनिर्माण कम होता है। वही अपने सेवा क्षेत्र में बड़े, अपने इंजीनियर और अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो गया, गूगल का सीईओ हो गया, वो अपने इंडिया वाले हैं। तो आपको पता है सेवा क्षेत्र में हम ज़्यादा योगदान देते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि के कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। कितना रह गया भाई, पूरा कर दे क्या? क्या बोलते पब्लिक? 26 मिनट का हो गया, क्या कहते हो, पूरा कर दे? एक पेज बचा है, 1.5 पेज बचा है, चलो कर ही देते हैं। अब लास्ट है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में 25 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। आजकल बहुत पूछे जाते हैं, जो डेटा हमसे पहले नहीं पूछे गए ना, वो अब पूछे जाते हैं। पहले हमसे लिंगानुपात पूछ लिया जाता है, ज़्यादा जनसंख्या कम जनसंख्या वाले, आजकल वो तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ हमें हार्ड चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, है ना। तो मृत्यु दर अब वर्तमान में कितनी है हमारी? 7.2, मतलब 1000 लोगों पे औसत हमारे 7.2 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। जबकि औसत आयु की बात करें तो 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो 2012 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है। मतलब औसत पहले 1951 में 36 साल जीते थे हमारे लोग, लेकिन अब 2012 में कितने साल जीते हैं हमारे लोग? 67 साल हमारी औसत आयु हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव और रोगों के इलाज और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के स्वास्थ्य स्तर एक महत्वपूर्ण मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण का शिकार है। हालांकि हमने बहुत सारी मतलब चिकित्सा संबंधी फैसिलिटीज़ करी है, लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी कुपोषण का शिकार है। शुद्ध पीने का पानी, मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं और ग्रामीण जनसंख्या को केवल 1/3 लोगों को ही ये उपलब्ध है। इन समस्याओं के लिए जनसंख्या नीति द्वारा हल करने की हमें आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसके किशोर जनसंख्या का आकार है। आपने देखा भी कि हमारे कितने सारे लोग किशोर मतलब युवा हैं। भारत की यह कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर कौन होता है? किशोर वह होता है जो 10 से 19 साल के बीच का है। 10 से 19 साल के बीच का व्यक्ति जो लड़का या लड़की है वो क्या कहलाता है? किशोर कहलाता है। ठीक है।
तो ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि आने वाला जो हमारा भारत है वो इन्हीं के कंधों पे रहने वाला है ना। तो किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं, बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं, क्योंकि अगर ये स्वस्थ होंगे तभी तो एक स्वस्थ व्यक्ति तो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, अच्छी तरह से काम कर पाएगा। अगर व्यक्ति बीमारियों से घिरा हुआ है तो वो चाहे किशोर और चाहे जवान और चाहे बूढ़ा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो किशोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य और पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को भोजन प्राप्त करने में पोषक तत्व अपर्याप्त रहते हैं। बहुत सारी जो हमारी किशोरियां हैं, विशेषकर जो किशोर बालिकाएं हैं, वो रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। लड़कियों में आप देखो एनीमिया की इतनी समस्या है। हमारी स्कूल की बात बताती हूँ, हमारी स्कूल में जो बच्चियाँ हैं ना, जब हम असेंबली करवाते हैं, मतलब जब प्रेयर करवाते हैं, अगर खड़े होके हम प्रेयर करवा रहे हैं ना, हर एक डे 2-3 लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं हर एक दिन। मतलब सामान्य है 2-3 लड़कियाँ तो जिनको चक्कर आएंगे ही, और वो प्रेयर करते करते गिर जाएंगी। वो सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उनमें रक्ताल्पता है, मतलब एनीमिया है। और एनीमिया की वजह से ही सबसे ज़्यादा चक्कर, कमजोरी या थकान महसूस होती है। और जो क्योंकि ये सब किशोरी वाली एज में है, और इस एज में कुछ तो लड़कियों में एनीमिया ऑलरेडी होता है, और कुछ हमारे पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों के, तो उस वजह से और ज़्यादा मतलब एनीमिया, रक्त अल्पता हो जाती है। और उससे क्या होता है, और हमारे यहाँ पे पोषण मिल नहीं पाता है ना। तो इस वजह से हमारी किशोरों में भी है, लेकिन किशोरियों की ये बहुत बड़ी समस्या है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार से, इसके सुधार के द्वारा इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। बहुत कोशिश करते हैं हम जागरूकता बढ़ाने की, समझाने की, खुल के इन मुद्दों पे बात करने की। जो आपने मेरे चैनल पे देखा भी होगा, एक दिन मैंने डाला था चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो कैंपेन, वही इन्हीं सारे जो मतलब ये मुद्दे होते हैं किशोरियों से रिलेटेड, किशोरों से रिलेटेड, इन पर खुलकर बात करने की बात करता है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लास्ट हमारा है। परिवारों के आकार को सीमित रखने के लिए व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत सरकार ने 1952 में सबसे पहले व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या नीति चल रही है वो कौन सी नीति चल रही है? 2000 में चल रही है ना, उसके बाद में शायद रिन्यू नहीं की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, क्या क्या कहा गया? अगर आपसे पूछ ली जाए कि 4 कोटेशन दे देंगे, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में लागू किया गया था? तो सबसे पहले तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए हम एक्ट भी लेके आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 है ना, 2009, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है। दोनों में मैं मिस कर देती हूँ, मतलब मैस कर देती हूँ दोनों को। शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में 30 से कम करना। तो शिशु मृत्यु दर 1000 पर जो 30 होती है, मतलब 30 से भी कम लाना, है ना। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से छुटकारा पाना, जैसे हमारे पोलियो हो गया, और मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है जो बाई बर्थ हो सकती है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया। इन पे हम टीकों के द्वारा नियंत्रण ला सके, है ना। बच्चों के जन्म के समय ही टीके दिलवा दे ताकि इन बीमारियों का वो शिकार नहीं हो। लड़कियों को शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो हमने बढ़ा भी दी है, 18 से 21 वर्ष कर दिए, लेकिन फिर भी किताबों में, अखबारों में करना और रियल मतलब सोसाइटी में करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम यह भी करने का प्रयास करेंगे। और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना, ये सब कार्य हमारे जनसंख्या नीति 2000 में किए गए हैं। अब जनसंख्या नीति 2000 में किशोरों के लिए क्या किया गया है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोरों किशोरियों की पहचान और जनसंख्या के उस भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधी प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की सुरक्षा
जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। तो दोस्तों हमें पोषण के साथ ही यौन संबंधी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। इस समय में अवांछित कई बार गर्भधारण हो जाता है और बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियां, मतलब ठीक है गलती हो गई लेकिन उसका आगे का जो इलाज है वो उनको नहीं पता है। इस वजह से बहुत मतलब गलत इफेक्ट होता है, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, परिवार वाला कई बार ओनर किलिंग में सामने आती है। तो इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जानी चाहिए। यही हमारे अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो में कि राजस्थान जो है ना अपना, वो किशोर और किशोरियों और स्पेशल किशोरियों की जो डेथ रेट है उसमें बहुत आगे है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके जब कारण ढूंढे गए तो ये सारे कारण, छोटी उम्र में शादी या बिना शादी के गर्भधारण या फिर यौन संबंधी बीमारियां, बड़े मतलब ये जो कारण पाए गए थे, और ये हमारी जनसंख्या नीति में भी दिए गए हैं कि ये सारे कारण स्पेशली किशोरों पर हमारे की इस उम्र में जो मतलब एज ही ऐसी होती है 10 से 19 साल की, जिसमें हम अलग ही तरह की दुनिया में जीते हैं, अलग ही तरह के डिप्रेशन होते हैं, अलग तरह के चाव होते हैं। इस उम्र में हमें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह करने, मतलब विवाह की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाए, देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करने। ऐसा नहीं है कि जल्दी उम्र में शादी, जल्दी उम्र में बच्चा, है ना, फिर वो खुद का विकास नहीं हो पाता उनका। किशोर और किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव से शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि यौन संबंध जो है वो सुरक्षित हों, क्योंकि एक असुरक्षित यौन संबंध हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। तो यह भी बताया जाए गर्भ निरोधक सेवाओं तक पहुँच, कि कहाँ से खरीद सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हो, सब बताएं। खरीद के भीतर बनाना, मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत महंगे हों, मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे हो, ताकि ये लोग इनको खरीद सकें। खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं, इसके साथ ही उनको पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, अच्छा खाना उपलब्ध हो ताकि उनमें अनियमितता और कुपोषण जैसी बीमारियां नहीं हो, और बाल विवाह को रोकने संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करवाना है। ये हमारे किशोरों के लिए विशेष व्यवस्था हमारी जनसंख्या नीति में की गई थी। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं, और एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो ये हमारा जनसंख्या वाला चैप्टर हो गया। आप लोग हमेशा बोलते हो मैडम बड़ा कर दो, लेक्चर बड़ा कर दो, तो आज बड़ा हो गया, 35 मिनट का हो गया। सोचा ये लेसन पूरा ही कर लेते हैं, कल से हम नई किताब शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना है। ऑब्वियस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कर दो यार, इसे लोगों के साथ में शेयर नहीं करते हो। फिर से लड़कों से रिक्वेस्ट करूँगी, लड़के और लड़कियाँ जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वहाँ तक चैनल को पहुँचाओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।